फोकस करना होगा, इसके लिए स्क्रिप्ट राइटिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और स्क्रिप्ट राइटिंग से जब भी हमारा दिमाग इधर उधर जाता है तो हम वापस से स्क्रिप्ट राइटिंग के ऊपर आ जाएं। तो मनोज भाई, आप एक बहुत ही वंडरफुल चीज करवा रहे हैं लोगों के लिए। अभी आपको भी नहीं पता शायद ये क्या करवा रहे हैं आप, है ना, और बहुत सारे पार्टिसिपेंट को भी नहीं पता कि वो कर क्या रहे हैं। लेकिन अगर फोकस्ड होके आने वाले 2 से 3 साल हम लोगों ने इस प्रोसेस को फॉलो कर लिया, सुबह का जो मेडिटेशन है आधा पौने घंटे का, ये तो सिर्फ एक ग्लिम्स है। अगर हम पूरे दिन इसी माइंडसेट में रहें तो माय डियर फ्रेंड्स, हम सब लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है। और ये जो 1000 लोग हैं या 150-200 लोग यूट्यूब के ऊपर होते हैं, मैटर सिर्फ आपकी और हमारी जिंदगी में बदलाव का नहीं है। एक अच्छी सोल, एक पावरफुल सोल न जाने कितने लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करती है। तो ये जो 1000 लोग हैं, न सिर्फ इन्हें अपनी जिंदगी में बदलाव लेके आना है, बल्कि इन 1000 लोगों को कम से कम 1000 लोगों की जिंदगी में बदलाव लेके आना है। तो जाने अनजाने में ये कुछ बहुत बड़ा घटित होने वाला है इस यूनिवर्स के अंदर। तो मैं चाहूंगा एक बार तहे दिल से जोरदार तालियां मनोज भाई के लिए। और इस मीटिंग को कोऑर्डिनेट करने में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, चाहे वो राठौर भाई हैं, चाहे एकता मैम है, चाहे खालिद जी हैं, ये सभी लोग बहुत पावरफुली इस सेशन को क्रिएट कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर्दे के सामने हैं, पर्दे के पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस मीटिंग को कोऑर्डिनेट करते हैं। तो सभी पार्टिसिपेंट के लिए मेरी तरफ से एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और साथ ही साथ आप सभी पार्टिसिपेंट जो इस मीटिंग में मॉर्निंग में आते हैं, क्योंकि आप लोगों से ही ये माहौल है, आप ही लोगों के होने से ये पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, तो सभी लोग एक बार अपने लिए जोरदार क्लैप करेंगे। यानी इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने वाला हर इंसान, इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने वाला हर इंसान एक बहुत बड़े बदलाव के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है। तो थैंक यू सो मच। और मैं बड़ा लकी हूं कि ऐसे लोगों के बीच में मुझे मौका मिलता है, हम सभी लोग मिलकर एक बड़ा काम कर रहे हैं। और दोस्तों, ठीक इसी तरीके से हमारे जो स्पीकर्स होते हैं, जो हमें अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, कल की जो स्टोरी थी दैट वाज अमेजिंग। संत कुमार पांडे जी की स्टोरी सुनने के बाद समझ में आया कि कोई चैलेंज हमारी लाइफ में इतना बड़ा ही नहीं हो सकता जो हमारी सफलता के बीच में आए, बशर्ते हम ड्रीम जोन में रहें, बशर्ते हम अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ें। एक कहावत भी है, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलिए, अगर आप चल नहीं सकते तो रगड़िए, और रगड़ नहीं सकते तो घिसटिए, लेकिन अपने सपनों की तरफ आगे बढ़िए। कल संत कुमार पांडे जी की कहानी सुनने के बाद ऐसा ही मैसेज हम सभी लोगों को मिला। अब मैं इनवाइट करता हूं आज के हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, मिस्टर राजीव शाक्या। दोस्तों, मैं बहुत पहले से उनके साथ इस बिजनेस में हूं। मैंने उनकी लगन, उनकी मेहनत और उनका कमिटमेंट देखा है, किस जुनून के साथ उन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड किया। मनोज भाई, आप उन्हें को होस्ट बना दीजिए, मिस्टर राजीव शाक्या जी को। जी सर। राजीव कुमार शाक्या जी के नाम से हैं और क्राउन डायरेक्टर हैं। दोस्तों, हर लीडर जिसने भी इस बिजनेस में लंबे समय तक काम किया और सफलता हासिल करी, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो दोस्त, बहुत ध्यान से हम आज के स्पीकर को सुनेंगे और उनकी लाइफ में क्या क्या हमारी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है उसे नोट करेंगे, और अपने बिजनेस में ही नहीं बल्कि अपनी टीम के साथ भी उसे शेयर करेंगे। सभी लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे राजीव कुमार शाक्या जी का। वो आए और अपनी लाइफ के बारे में हमसे शेयर करें। ओवर टू यू राजीव सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच राजीव सर, आपने अब इतने सारे लोगों से सुबह सुबह मिलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से आप सब लोगों का। देखिए, बड़ा सिंपल, बहुत अच्छा चीज करा रहे हैं मनोज जी, राजीव सर, एकता मैम, सभी लोग बहुत अच्छी चीज करा रहे हैं। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा भी माइंड के अंदर अगर डाल लें, मैं कहता हूँ अगर 20% भी अगर आ गया तो डेफिनेटली आप बहुत बड़ा चमत्कार आप लोगों के साथ होने वाला है। रियली बहुत अच्छा है। और सुबह सुबह तो देखो, किसी भी काम की अगर शुरुआत सुबह की जाती तो डेफिनेटली वंडरफुल होती है। चलिए दोस्तों, मैं अपने बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसा कि सर ने बताया है, सर के साथ हमारे काफ़ी पुराने संबंध हैं, काफ़ी दिनों से हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म है, कई बार लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या देगा क्या नहीं देगा। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ, जस्ट मिनट। जी हाँ, जैसे कि सर ने बताया, मेरा नाम राजीव शाक्या है और मैंने वेस्टीज की ज्वाइन किया था 35 इयर्स, जब हमारी एज थी 35 साल का जब मैं था, उस समय मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था।
अभी करंट लेवल मेरे पास ग्राउंड डायरेक्टर का लेवल है। ग्रेजुएशन मैंने ही डीयू से किया था। ये यहाँ पे मैंने आपको दिया। दूसरा मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि मैं किस बैकग्राउंड से हूँ। ये हमारी जो फैमिली डिटेल्स आप देखेंगे, हमारे जो बर्थ जन्म जन्म हुआ था वो डिस्ट्रिक्ट कन्नौज है यूपी के अंदर, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। मेरा एक गाँव के अंदर जन्म हुआ था। मेरे परिवार के अंदर मैं 4 भाई हूँ। फादर मेरे किसान का भी काम करते थे और साथ में गवर्नमेंट जॉब करते थे। तो जैसा कि सभी लोगों को पता होता है, जैसी हमें परवरिश मिली होती है, उसी तरीके से हमारा जो माइंड होता है, उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। तो मेरे पापा का बिल्कुल माइंड क्लियर था कि 4 के चारों बच्चे पढ़ाई-लिखाई करें और अच्छे से जॉब करें। तो पूरा फ़ोकस इसी चीज़ पे था। तो गाँव से हमने व प्राइमरी जो एजुकेशन हमारी वो गाँव से थी। आई थिंक पैर में चप्पल भी नहीं होती थी और ऐसे घूमते-घूमते स्कूल चले जाते थे। जो हाथ में तख्ती लेके और चॉक वगैरह लेके उसमें तो खड़िया वगैरह होती थी, उसको यूज़ किया करते थे। तो इस तरीके से 5वीं तक तो यही नहीं पता था कि पढ़ाई होती क्या है। उसके बाद वहाँ से एक कस्बे के अंदर हमारा 6th क्लास के अंदर एडमिशन हुआ और जब वहाँ पे एडमिशन हुआ तो पढ़ाई का प्रेशर हुआ। हमारी जो अंग्रेजी इंग्लिश की पढ़ाई होती है, वो भी हमारी 6th क्लास के बाद ही शुरू हुई। इंग्लिश में हमेशा तंग रहा हाथ। तो ये सब चीज़ें रही, जितना भी खेत में भी काम करना पड़ता था साथ में, पढ़ाई के साथ-साथ पढ़ाई एक्चुअल में पढ़ाई नहीं होती थी, पढ़ाई तो एक सिर्फ़ फ़न के लिए होती थी कि ठीक है, आपको जाना है। बट मेन काम तो होता था खेत में भी काम करना, घूमना-फिरना और भी बहुत सारे काम होते थे। पहिए से खेला मतलब बहुत सारी चीज़ें होती थी, जितना भी मैं कहूँ कि जो आज के डेट में बच्चे ज़िंदगी को नहीं जी पा रहे हैं, हमने बट जो गाँव की ज़िंदगी जी है, रियली बहुत बढ़िया है। उससे मेंटल और फिजिकल दोनों डेवलपमेंट होते हैं। इसमें बिल्कुल भी मैं संकोच नहीं करूँगा कि हम गाँव से बिलॉन्ग करते थे। हमारा अगर किसी भी बच्चे को आप अगर सच में डेवलप करना चाहते हो तो डेफ़िनेटली उसको ऐसी जगह पे ले जाइए, वीक में ऐसा दिन सेट करिए जो नेचर के करीब हो। आज की डेट में टोटली सभी के सभी लोग गैजेट्स के साथ एंगेज हैं। उनका फ्यूचर क्या होगा आई डोंट नो, मैं नहीं कह सकता कुछ भी। बट देखो जितना नेचर के करीब रहोगे उतना बहुत बढ़िया रहेगा हमारे मेंटल और फिजिकल दोनों डेवलपमेंट के लिए। तो इस तरीके से हमारी परवरिश हुई। 6 क्लास से हमने इंग्लिश भी पढ़ना शुरू करा, धीरे-धीरे पढ़ते गए और 10th क्लास तक मैं उस स्कूल के अंदर पढ़ा। इन द मीन टाइम बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। एक बार क्या हुआ कि हमारे जो पापा थे, वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंदर थे, जॉब करते थे। तो 1987 के अंदर कि उनका ना एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट इतना भयंकर हो गया था कि उसमें बहुत ही मुश्किल से जैसे-तैसे वो बच पाए थे। तो उसमें बहुत हम लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब हो गई थी और जान बच गई थी, यही एक बहुत बड़ी बात थी। तो हम छोटे थे, ज़्यादा एज नहीं थी बट माइंड के अंदर कहीं न कहीं ये चीज़ें आ रही थी कि यार कि मतलब कैसे? आगे ज़िंदगी में क्या है और क्या करना चाहिए? बट हम खुद डिसीज़न नहीं ले सकते थे। हमारे जो बड़े वाले भैया थे वो दिल्ली के अंदर काम करते थे, सीए करने के लिए आए हुए थे और सीए करते-करते सीए करना भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं जी हम किसी प्रोफ़ेशनल डिग्री, डिप्लोमा या बहुत सारी चीज़ें कर लेंगे। वो आसान नहीं होता। वो सीए के अंदर उन्होंने एडमिशन लिया और एडमिशन लेने के बाद उन्होंने कई साल ट्राई किया बट वो हो नहीं पाया। तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो नहीं पर वो खाली अकाउंटेंट बन के रह गए। तो दिल्ली के अंदर सेटल थे तो जब उनकी शादी हुई तो उसके बाद कुछ ऐसा परिवार के अंदर क्योंकि बच्चों से कोई डिसीजन नहीं पूछा जाता कि आप क्या चाहते हैं। तो परिवार के अंदर हमारे भी ऐसा कोई डिसीजन नहीं उनको बोला कि ठीक है आप जो ना भैया वहाँ रहते हैं तो आप भी दिल्ली के अंदर चले जाइए और मैंने दिल्ली के अंदर आया 1992 के अंदर मैं दिल्ली के अंदर आया और उसके बाद यहाँ पे मैंने यहाँ पे यमुना विहार में स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल वहाँ पे मैंने पढ़ाई की 11th में एजुकेशन लिया एडमिशन लिया उसके बाद 12th वहीं से किया और 12th करने के बाद में मार्क्स वगैरह सब कुछ ठीक थे क्योंकि थोड़ा सा डेडिकेट था कि पढ़ाई तो करनी ही है अच्छे से करना कुछ करना है और इस तरीके से करते 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 फिर हमने जो है ना उसी के साथ ही मैंने एक सीए के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। होता क्या है कि जैसा हम देखते हैं या हमारा एनवायरनमेंट जैसा होता है, हम वैसे ही बन जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने क्रिएट करना है एनवायरनमेंट।
तो इन्वायरमेंट हमारे घर में था, नौकरी कर रहे थे, भाई अकाउंटेंट का काम करता, तो मैंने भी 90 जब जैसे 12th पास आउट किया 94 के अंदर, तो मैं एक सीए के यहाँ काम सीखना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊं, सीए के यहाँ जब हम कोई भी काम सीखते हैं तो क्या होता है, वो पैसे नहीं देता, और 3-4 महीने तो उसने कहा कन्विंस भी आप अपने ही से लगा के आओ, क्योंकि वो भाई को जानते थे, तो इसलिए वो उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप बस सीखने के लिए भेजिए। और हमने वहां पे जाना शुरू कर दिया। 3 महीने बाद उन्होंने स्टार्ट किया कि जी 500 रुपए देंगे, 500 से 1000 पहुंचे, 1000 से 1500 पहुंचे। जब मैं सेकेंड ईयर के अंदर था, उसमें मेरा एग्जाम था ग्रेजुएशन का, बीकॉम का, कॉरेस्पॉन्डेंस से मैंने करना शुरू किया था, क्योंकि फुल टाइम करने का ग्रेजुएशन कोई भी माइंड में ही नहीं था। मैंने किसी भी कॉलेज के अंदर अप्लाई भी नहीं किया था, क्योंकि मुझे करना ही नहीं था। और इस तरीके से जब वहाँ पे सीए के यहाँ जब हम भाई साहब के यहाँ काम कर रहे थे, तो उन्होंने छुट्टी के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट किया कि नहीं जी आपको आना चाहिए था, ऐसा वैसे। तो माइंड में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस हो गए। तो उसी समय मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं कहीं और जॉब तलाश करता हूँ। तो 94 के अंदर 96 के अंदर मैंने पहली जॉब स्टार्ट की थी चावड़ी बाजार के अंदर। अकाउंटेंट का जॉब शुरू किया, और वहाँ पे मैनुअल किताबें लिखी है। आज की डेट में बहुत आसान है, लोग कंप्यूटराइज सारे काम करते हैं, डेबिट डाल दो क्रेडिट अपने आप हो जाएगा, या क्रेडिट कर दो डेबिट अपने आप हो जाएगा। बट उसमें पहले ऐसा नहीं होता था, मैनुअल बुक्स लिखनी पड़ती थी, बुक्स का वजन इतना होता था कि आजकल के तो हल्के फुल्के बच्चे उसी के बराबर हो जाए, इतना होता था। तो उसको करते करते मैंने चावड़ी बाजार से शुरू किया। बट कई बार सिचुएशंस बहुत अजीबो-गरीब होती हैं, जिसके यहाँ मैंने जॉब शुरू किया, मात्र 3 महीने जॉब किया, उसके बाद मुझे छोड़ना पड़ा। क्योंकि जिसके साथ काम कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपके मन मुताबिक हो। कई बार लोग कब देखिए, जितने भी लोग जॉब के अंदर हैं, डेफ़िनेटली मैं एक ही चीज़ कहूँगा, आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, और कंप्रोमाइज़ करने के लिए बने नहीं हैं। ऊपर वाले ने हमें सब कुछ दिया है, बट अगर हम कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं तो जानबूझ के हम ही कर रहे हैं, कोई और उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है। तो मैंने वहाँ से जॉब को क्विट कर दिया तो उसमें अब वैकेंसीज़ जो है ना आज की तरह नहीं आती थी, उसमें वैकेंसीज़ आती थी न्यूज़पेपर में। तो हम उस पेपर को देखा करते थे, वेडनेसडे को और संडे को न्यूज़पेपर में खासकर वैकेंसीज़ आती थी। तो हमने दरियागंज के अंदर एक ऑर्गनाइज़ेशन थी, उसके अंदर इंटरव्यू देने चला गया। वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। मैं आपको सच बताऊँ, जब मैं वहाँ पे सिलेक्श गया था, तो वहाँ पे हमारे से डबल-डबल उम्र के लोग वहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए थे। तो एक बार तो मैंने जब 3-4 घंटे वेट किया, तो वेट करने के बाद एक बार तो मन में ऐसा आया कि पता नहीं अभी मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ऐसा करके वापस चले जाते। पर सच बताऊँ आपको, किसी काम के अंदर पहली बात तो देखो जी, हाथ डालो मत, और डाल दिया है ना तो उसको पूरा करके ही हटो। ये दृढ़ संकल्प आप अपने अंदर, मैंने कहा जब आ ही गया हूँ तो क्यों ना आप दे के ही जाता हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा। तो वेट करता रहा, करीब वहाँ पे 4-5 घंटे वेट करने के बाद मेरा नंबर आया, और नंबर आने के बाद जब मैं इंटरव्यू देने गया तो जी वहाँ पे कहा कि हाँ ठीक है, मैं आपको बताऊँगा। तो बताऊँगा तो ठीक है, मैंने भी सोचा पता नहीं होगा नहीं, जहाँ तक लग रहा है होगा नहीं। बट हुआ क्या कि 1 हफ्ते बाद वहाँ से कॉल आया कि स आप जो ना एक बार आ जाइए और दोबारा स्टार्ट करिए काम। तो मैंने वहाँ से अपना जॉब शुरू किया। तकरीबन मैंने जॉब उस ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर लगभग 10 साल किया, 9-10 साल मैंने काम किया। और जब मैं वहाँ पे काम करता था तो ऐसा लगता था कि मुझे किसी दूसरी जॉब की ज़रूरत नहीं है। बट मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जॉब जॉब होती है, ये अपने माइंड के अंदर लेके रखिए। कुछ चेंजेज़ आए, और सन 2000 के अराउंड उस ऑर्गनाइज़ेशन के जो हम लोग बेसिकली काम करते थे, प्लास्टिक रॉ मटेरियल का काम करते थे, और उस कंपनी को, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी थी, वहाँ उसको प्राइवेट सेक्टर में रिलायंस ने खरीद लिया। खरीद लिया तो सारा का सारा सिस्टम और सारा चीज़ें चेंज हो गई, मैनेजमेंट चेंज हो गया। तो वहाँ से धीरे-धीरे मुझे जॉब को चेंज करना पड़ा। और फिर मैंने जब चेंज किया जॉब, 2005 के अंदर मैंने जॉब चेंज किया। इन द मीन टाइम हुआ क्या कि बहुत सारे चैलेंजेस देखो आते हैं जीवन के अंदर। जब मेरी शादी 2004 के अंदर होने को थी, उससे 1 साल पहले मेरे फादर को कैंसर डिटेक्ट हुआ। उनकी एज उस समय लगभग 60 ईयर अराउंड होने को थे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने दिल्ली में उनका ट्रीटमेंट कराया, कानपुर ट्रीटमेंट कराया। अल्टीमेटली उनकी 3 बच्चों की शादी वो कर चुके थे, और मैं सबसे छोटा हूँ। तो उनकी भी एक इच्छा थी, दिली इच्छा थी कि मैं अपने सारे बच्चों की शादी करके जाऊँ। तो उन्होंने फ़ोर्स बनाना शुरू किया कि नहीं, इसकी भी शादी करनी, और शादी तय कर दी। सगाई में भी वो थे, पर दोस्त एक बात बताऊँ,
जो कुदरत को मंजूर होता है उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। मेरी शादी से जस्ट 1 महीना पहले वो एक्सपायर हो गए। तो शादी तो हमने की, बट किसी तरीके का कोई बहुत ज़्यादा हमने उस चीज़ में वो नहीं किया। हालाँकि कर भी क्या सकते हैं, कमी तो उनकी आज भी खलती है, बट शायद अगर होते तो ज़िंदगी में कुछ और ही मज़ा होता, बट शायद कुदरत को ये मंज़ूर नहीं था। हमने शादी करनी की, उसके बाद जी ऑटोमेटिकली जॉब जैसे चल रहा था चलता रहा। धीरे-धीरे वहाँ पे जो पुराना जॉब था उसके अंदर चैलेंजेज़ आने शुरू हुए, खाली बैठे तो नहीं गुज़ारा हो सकता है। मैंने फिर चेंज किया जॉब चेंज किया। जॉब चेंज करने के उस समय हमें नहीं समझ में आ रहा था कि कुदरत हमारे लिए क्या कर रही होती है। 2004 के अंदर हमारी जब शादी हुई और उसी समय वेस्टीज भी शुरुआत हुई। मेरी फरवरी में शादी हुई और जून के अंदर वेस्टीज शुरू हुई। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं जी मैं तो बहुत पुराना ड्रीमर हूँ, फलाना हूँ। मैं जी ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं सच बताऊँ आपको। मैं सिर्फ सर्वाइवर के लिए सोचता था और गुज़ारा भी बहुत बढ़िया हो जाता था। मैंने उस समय भी पैसे बहुत अच्छे कमाए थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ ठीक-ठाक था। दिल्ली के अंदर मैंने घर भी बना लिया था, सब चीज़ें ठीक थी। बट होता क्या है कि कई बार क्या होता है कि आपका लाइफ पार्टनर कुछ डिफरेंट भी मिल सकता है, चमत्कारी भी मिल सकता है। जब हमारी शादी हुई तो वाइफ हमसे बातचीत किया करती थी कि जी हम ना घूमने के लिए ना स्विट्जरलैंड चलेंगे। अब आप सोच के देखिए कि जैसे-जैसे गुज़ारा होता हो और उसमें आपका पार्टनर ये बोले कि जी घूमने के लिए स्विट्जरलैंड चलेंगे, तो आप सोच सकते हैं आपको कैसा फ़ील होगा। सिमिलर पर कहा जाता है कि देखिए अगर आप लगातार सोच रहे हैं ना, तो डेफ़िनेटली कुदरत उसी के अकॉर्डिंग आपके चेंजेज़ भी कर रही होती है। उस समय तो हमें कई बार मन में गुस्सा भी आता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट होता है, ये मैं मानना चाहूँगा। बिल्कुल 100% इस चीज़ पे मैं बिलीव करता हूँ कि होता है, 100% होता है। आप जैसा सोचेंगे, वैसा ही होगा। इसी तरीके से चलता रहा, बट धीरे-धीरे क्या हुआ कि मेरा बेटा हो गया। बेटा होने के बाद खर्चे बढ़ते हैं, शादी हो जाती है तो खर्चे बढ़ते हैं, बच्चे हो जाते हैं तो खर्चे बढ़ते हैं। और जब खर्चे बढ़ते हैं तो फिर हमारे मन में आता है कि मैं आमदनी भी बढ़ाऊँ। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि आमदनी बढ़ाना जॉब में आपके हाथ में नहीं है। छोटे-मोटे कारोबार में भी आमदनी बढ़ाना आपके हाथ में नहीं है, वो पब्लिक के हाथ में है। दोस्तों बहुत सारी ज़िंदगी के अंदर जद्दोजहद चलने लगी और इस तरीके से चलते-चलते 2010 के अराउंड मेरे को एक व्यक्ति ने किसी ने मैं आपको बताऊँगा उनके बारे में, उन्होंने मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया और सिर्फ़ इतनी सी बात बताई कि दुकान ही तो बदलनी है। और मुझे ये बात समझ में आ गई। समझ में इसलिए आ गई क्योंकि उसमें मैं कुछ न कुछ करने की सोच रहा था। कुछ न कुछ करने के लिए बहुत ही तैयार था, इंटरनल तैयार था। मैं बहुत सारी जगहों पर ट्राई भी किया कि मैं जॉब के साथ ऐसा क्या काम करूँ जिससे कि हमारी आमदनी बढ़ जाए। दोस्त बिलीव मी ऐसा कोई काम नहीं है जिसको आप जॉब के साथ कर सकते हैं। और जिन लोगों ने किया, या तो उनकी जॉब रही है या फिर वो काम रहा। चुनाव करना पड़ता है। सिमिलर मैंने भी बहुत ट्राई किया, कुछ नहीं मिला। तो जब उन्होंने बताया कि ये डायरेक्ट सेलिंग इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग काम करता है, तो मुझे अच्छा-सा लगा कि अगर ये जॉब के साथ हो सकता है और इससे पैसे भी बनाए जा सकते हैं, तो डेफ़िनेटली करना चाहिए। तो मैंने ट्राई कर दिया। स्टार्ट किया, मैंने कहा बताओ क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने बोला कि ऐसे-ऐसे कपड़े खरीदने में। मैं ठीक है, ओके डन। फिर जी दुकान बदल ली जी, सामान यूज़ करना है। मैं वहाँ उस ऑर्गनाइज़ेशन का मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि बहुत ज़्यादा उस समय मैं कहूँगा हमारे स्टैंडर्ड के उसमें प्रोडक्ट भी नहीं थे। घर में उन प्रोडक्ट को कभी एक्सेप्ट भी नहीं किया गया। फिर भी सिर्फ़ ये इंडस्ट्रीज़ अच्छी लग रही थी कि एक अच्छा काम है और लोगों से जुड़ा हुआ काम है और हम लोगों के अच्छे के लिए सोचते हैं, इसलिए इस काम को ज़रूर करना चाहिए। तो मैं उसके अंदर लगातार करता गया, 2 ढाई साल हो गए। पैसे तो नहीं आए, बहुत सारे लोग वेस्टीज में भी आके परेशान हो जाते हैं, "अरे सर पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं।" बिलीव मी ढाई साल करीब हो गया था, पैसे नहीं आते थे। 100, 150, 200, 300 और उसमें हम लोग वहाँ पे खर्चा भी कर देते कम से कम उस समय की मैं बात करूँ तो 8 से 10,000 रुपए हम खर्चा कर देते थे। उसके बाद भी पैसे नहीं आते थे। कुछ सिस्टम था वहाँ का, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई गलत था, बट एक चीज़ मैं आपको बताऊँ वहाँ से सोचने का जो तरीका था, सोचने का जो नज़रिया था वो बदल गया।
कि यार अगर कोई कामयाब हो सकता है तो ये इंडस्ट्री उसके लिए बहुत बढ़िया है, और डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए और कंटिन्यू करते रहना चाहिए। एक मैं चीज़ और कहना चाहूँगा कि इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो ज़िंदा रहने का जो सबसे अहम कारण था, वो मैं आपको बताऊँ, वो होता है कि आपकी जो किताबें होती हैं ना, रियली वो बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट करती हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। जब मैंने पाइप इंडस्ट्री से मैंने क्विट किया था, उसमें मेरी तनख्वाह वहाँ से लगभग 40,000 रुपए थी। बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल होता है नौकरी के अंदर, आप अपने हिसाब से नहीं जी सकते। मैंने लिखा है यहाँ पे संडे की छुट्टी होती है, पर कई बार बहुत बार ऐसा होता था, महीने में 2 से 3 बार तो हमें संडे को भी जाना पड़ता था। किसी तरीके का फंड हमेशा कम ही रहता था। सैलरी का वहाँ एक लाइन कही जाती है जो होती है ना, इनकम, यानी कि इन तो कम है और आउट ज़्यादा है। सैलरी वालों का यही हिसाब होता है। इनकम होती है, इनकम है, आउट ज़्यादा है, तो कभी भी पूरा नहीं पड़ता है, हमेशा वो 20% लेस में रहते हैं। अब वो 20% पूरा करने में 60 साल पूरे हो जाते हैं, और वो कभी पूरा नहीं होता। उसमें थोड़ा-सा और मिल जाता, थोड़ा-सा इंक्रीमेंट और हो जाता तो अच्छा हो जाता, थोड़ा-सा इंक्रीमेंट और हो जाता, कुछ भी होता ही नहीं है। आप लगातार उसी तरीके से चलते रहते, जैसे गधे के आगे गाजर बाँध दी जाती है, और उस गाजर के लिए वो हमेशा आगे चलता जाता है, पर वो कभी मिलने वाली नहीं है। सिमिलर सिचुएशन होती है नौकरी के अंदर। मेरे साथ भी ऐसे ही था। जैसे-तैसे चल रही थी ज़िंदगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्ट्रेस ही स्ट्रेस था। जैसे खर्चे ज़्यादा हो जाते तो डेफ़िनेटली सभी के घरों में स्ट्रेस हो जाता, हमारे घर में भी स्ट्रेस हो जाता था। तो ये सब चीज़ें चल रही थी, बट आप देखेंगे कि बहुत सारे मन के अंदर थॉट्स आते थे कि यार क्या करें? कि अब करेंगे? जॉब के अंदर कोई भी सिक्योरिटी नाम की चीज़ नहीं थी। जिस तरीके से मैं पास्ट जॉब की बात करूँ, वहाँ सोचता था कि यार मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट सिचुएशन ऐसी आई कि मुझे चेंज करनी पड़ी। है ना? मेरा जो वर्किंग प्लेस था वो बहुत दूर था। मैं उसमें उत्तम नगर रहता था, और टू व्हीलर से मैं जाता था नोएडा। आप सोच के देखिए। डेली कम से कम कुछ नहीं तो सिंपल अगर जाना है, सिर्फ़ ऑफ़िस जाना-आना है, तो कम से कम 100 किलोमीटर ड्राइव करना है। और उसके अंदर भी इतने सारे व्हीकल्स, कई बार मन में आता था कि अगर भगवान ने करे डीटीसी बस वाले को अगर नींद आ जाए और वो हमारी बाइक में ही लगा दे, थोड़ा-सा कट लगा दे, तो क्या होगा? दोस्तों ज़िंदगी खत्म। वो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आती थी। इनकम लिमिटेड थी, एक्सपेंडिचर हाई थे, क्योंकि मैं पास्ट कंपनी के अंदर पैसे बहुत कमाए थे। दिल्ली के अंदर घर भी बना लिया था, सब चीज़ें थी। बट मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि कभी भी जिन लोगों की अनस्टेबल इनकम होती है, चाहे आप कितना भी ज़्यादा कमाते हो, बट आप ज़िंदगी जी नहीं सकते, मैं आपको बताऊँ। बिल्कुल भी नहीं जी सकते। क्यों? आपके अंदर डर होता है। वो डर हमेशा काम करता है, और आपकी लाइफ में अनस्टेबिलिटी रहती है। कोई वहाँ पे मेरी जिस तरीके की एजुकेशन थी, मैंने आपको बताया, ग्रेजुएशन मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से किया था, बीकॉम किया था। बट कोई हमारे पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी, सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यू, इस तरीके की कोई प्रोफेशनल डिग्री न होने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारी प्रोग्रेस का स्कोप नहीं था। कोई इंक्रीमेंट भी देखिए, इंक्रीमेंट करना एम्प्लॉयर के हाथ में होता है, ना कि एम्प्लॉयी के हाथ में। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। सिर्फ हम देखते हैं, अभी दिवाली आने वाली है, और दिवाली पे आपको वेट करना पड़ता है, सिर्फ किस लिए? एक मिठाई के डिब्बे के लिए। सोच के देखिए। उस दिन आँखों में आँसू आ जाते थे कि एक्सपेक्टेशन होती थी कि यार मैं यहाँ से मुझे अच्छा बोनस मिलेगा, ये मिलेगा, बट नहीं। जब आप सोच के देखिए, आप सोच रहे हो कि आपको मिलेगा 1 महीने की तनख्वाह, और आपको मिले लिफाफे में ₹500, वो भी तब जब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये कहीं न कहीं तोड़ देती है। दिवाली के दिन दुनिया खुश होती है, बट एम्प्लॉयी जो होते हैं बहुत दुखी होते हैं। उनको मन मुताबिक बोनस नहीं मिलता, और इस साल कोरोना में क्या मिलेगा, आई डोंट नो, हो सकता है बाबा जी का, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से चीज़ें हो रही थी। किसी तरीके का वो ऑर्गनाइज़ेशन, ना तो घूमने-फिरने का कोई भी आपको वो देता है। मेरे पास भी कोई नहीं था, यहाँ तक कि स्विट्ज़रलैंड की भी बात करती थी, दिल्ली में घूमने का टाइम नहीं था। ना तो टाइम थे, और ना ही पैसा था, और ना ही ऑर्गनाइज़ेशन इस तरीके का कोई भी चीज़ हमारे लिए बना के रखती थी कि आप चाहिए। नो वर्क फ्रॉम द कंपनी साइड, वहाँ से कोई भी ऐसी वो नहीं थी।
हाँ, अगर सेल्स में होते तो मे बी चांस बन जाता है। बहुत सारे मैंने देखा है कंप्रोमाइज़ ही सही, बट वो सेल्स में होते हैं, वो कहीं न कहीं निकल जाते थे। उससे कई बार जलन भी होती थी। कुछ लोग शिमला में भी उधर वो काम होता था, उधर चले जाते, कोई कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद इस तरीके से वो जाते रहते थे। लगता था यार ये सेल्स वाले ज़्यादा बेटर है। मैं सच बताऊँ ना, सबसे बोरिंग लाइफ़ होती है ये अकाउंटेंट की नौकरी करने वाली। तो ये सब चीज़ें लगातार चल रही थी और बिल्कुल ही मैं कहूँगा कि ज़िंदगी से ना मतलब किसी तरीके का होप खत्म हो जाता है। अगर डायरेक्ट सेलिंग मेरी ज़िंदगी के अंदर नहीं आया होता, तो दोस्त ज़िंदगी खत्म थी। कोई रास्ता नहीं था। लोग गलत नहीं कहते कि जितनी चादर हो उतनी ही पैर पसारने चाहिए। क्यों? क्योंकि चादर बड़ी नहीं है और ठंड में आप पैर पसार नहीं सकते। सेम सिचुएशन हो जाती है। बट शुक्र है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ का, जिन्होंने हमारे लिए चादर बड़ी कर दी। कि जाओ बेटा, जितना चाहो उतने फैल जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितने चाहो, जैसे चाहो ज़िंदगी को जी सकते हो। मैं यहाँ पे जब वेस्टीज की मैं बात करूँ, जब मैं उस कंपनी के अंदर काम कर रहा था, तो वहाँ से किसी भी तरीके का कोई फाइनेंशियल वो चीज़ें तो नहीं मिली। बट हाँ, ये ज़रूर था कि सपने देखना मैं बड़े-बड़े स्टार्ट कर दिए थे। और वेस्टीज की जब शुरुआत करी तो चैलेंजेस देखो दोस्त आएँगे। चैलेंजेस कैसे-कैसे आएँगे ये आपको भी पता नहीं। बट एक चीज़ ध्यान रखना, उन सारे चैलेंजेस को एक ही चीज़ सोच के ओवरकम करना कि ये शायद भगवान की मर्ज़ी है। क्योंकि ऐसा होता है और सबके साथ होता है। वेस्टीज मुझे 2012 के अंदर जब मिला और वही व्यक्ति थे, कई बार बड़े हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं यार कि किस पे भरोसा करूँ, किस पे भरोसा ना करूँ। जिस व्यक्ति ने मुझे दूसरी कंपनी बताई थी, उसी व्यक्ति ने मुझे प्रेस्टीज भी बताया। मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जो ये इंडस्ट्रीज़ है, इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर जाने-अनजाने में कई बार हमें लोग बहुत बढ़िया मिल जाते हैं, ये मैं आपको और मुझे एक अच्छा सच्चा दोस्त इस इंडस्ट्रीज़ ने दिया था। पैसे नहीं दिए तो कोई मैटर नहीं करता यार। मैं कहता हूँ इस दुनिया के अंदर अगर आपको कुछ अच्छे दोस्त भी मिल जाएँ तो ये बहुत बड़ी पूँजी है। तो वो वही व्यक्ति मुझे दोबारा नन अदर देन मैं एक बार चाहूँगा कि आप जहाँ भी हैं, एक बार उनके लिए दिल से धन्यवाद कर सकते हैं। मैं तो डेली करता हूँ। नन अदर देन मिस्टर मनोज कुमार, जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्रीज़ में लाई थी। तो मैं दिल से शुक्रिया निकलता है, धन्यवाद निकलता है उससे उनके लिए और उन्होंने मुझे दोबारा जब ये इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया, तो मैंने मना नहीं किया। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं जी मैं बताऊँगा, सोच के बताऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, इतना मैं कर चुका हूँ, फलाना कर चुका हूँ, थक गया हूँ। पता नहीं कैसे-कैसे मन के अंदर विचार आते हैं। बट हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं कहा ओके सर आपने देख लिया? कहते हाँ, मैंने तो देख लिया बट आप भी ये ब्रोशर वगैरह है इसको पढ़ लो। मैंने 1 हफ्ता लगातार मैंने ब्रोशर यहाँ का उसका पढ़ा। और कुछ चीज़ें समझ में आई, कुछ नहीं आई, उसको समझने के लिए आईटीओ हमारे सीएनटी प्रोग्राम्स होते थे, उसके अंदर जाना शुरू किया और जाना शुरू किया तो जी, कुछ चीज़ें और बढ़िया क्लियर हुई, काम करना शुरू किया। जैसे ही दौड़ना शुरू किया, ऊपर वाला आपके सामने कुछ न कुछ रोड़े अटका देता है। जैसे ही दौड़ना शुरू किया, आपके सामने रोड़े अटका देता है। मैंने मई में जॉइन किया, जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर मेरा रोड एक्सीडेंट में पैर फ्रैक्चर हो गया। लो जी, बहुत बढ़िया। मैं अपनी बाइक पे 2 प्रोस्पेक्ट को ट्रिपल राइडिंग करके वसुंधरा ऑफिस जा रहा था और बाइक स्लिप कर गई और मैं गिर गया, मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया। मुझे नहीं समझ में आ रहा था यार ऐसे कैसे हो सकता है? फ्रैक्चर नहीं हो सकता। हमारा कहीं ध्यान भी नहीं गया था उसकी तरफ। मैं फिर भी उनको लेके गया, वसुंधरा लेके गया और उनको ऑफिस वगैरह दिखाया। जॉइन कराना था, जॉइन कराया, परचेजिंग कराई, उसके बाद वापस हम ऑफिस आए। ऑफिस बैठे तो पैर में दर्द बढ़ता चला जा रहा था। आप सोच के देखिए। ये बढ़ते जा रहा था, फिर मैंने कंपनी फ़ोन किया, नहीं जी अब हमसे नहीं हो रहा तो ठीक है, उन्होंने कार भेज दी, घर पे ड्रॉप करा दिया, 1 हफ्ता मैं घर पे रहा। लग ही नहीं रहा था कि थोड़ा-सा आराम होने लगा, फिर एक्स-रे कराया तो पता चला फ्रैक्चर है। ऑपरेशन कराना पड़ा, 2 महीने घर पे रहा। दुनिया घर पे रह के क्या सोचते हैं आई डोंट नो पर मैंने एन्जॉय किया, मैं आपको सच बताऊँ। मैंने एक ही चीज़ पॉज़िटिव उसमें ली कि यार पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हुए, कभी ऐसा वक़्त नहीं आया कि बीवी के साथ 2 महीने में गुज़ारूँ। सोच के देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक बार कुछ बहुत अर्जेंट काम पड़ गया था तो प्लास्टर के साथ मुझे ऑफ़िस जाना पड़ा, आप सोच के देखिए।
जाते हुए तो बॉस ने कार भेज दी और आते हुए कि जी अब चले जाइए। तो ये सिचुएशन आती, कहीं ना कहीं दिल से ना बड़े हर्ट हो गए थे। नहीं कर रहा था यार, अब नहीं करनी जॉब। जब मैं 2 महीने काट के जब मैं जॉब पे गया, तो हमारी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता क्या था कि पैसे काटने में पूरा फोकस होता था कि कहाँ पे पैसे काटे जाए, और उस पर ध्यान रखते थे। तो मेरे को पता था कि हाँ ऐसा होता है। फिर मेरी लगातार जो इनकम थी वो लगातार सैलरी क्रेडिट हो जाती थी अकाउंट में। तो जब मैं वापस गया तो हमारा जो एचआर में लड़का था, उसको मैं पूछा, भाई तुम तनख्वाह तो कंटिन्यू आती रही है, बॉस तो बहुत बढ़िया है। वो कहते जी बॉस बढ़िया है या नहीं है मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता, पर आपकी जितनी भी 9 साल की छुट्टियां थी वो जरूर बराबर कर दी गई। तो दोस्त वहां से एक चीज समझ में आई कि यार ये दुनिया के अंदर अननेसेसरी बहुत ज्यादा अपने आप को जॉब या किसी के अंदर बहुत ज्यादा अपने आप को वो मत करिए। टिट एंड टैट का काम करिए, जैसे जैसे को तैसा काम करिए। वहां से मेरे को एक चीज क्लियर हुई, इतने साल नौकरी करने के बाद, यार कोई बात नहीं, दिल से काम करते थे, उसके बावजूद क्या हुआ, जैसे को तैसा आपने छुट्टी करी, आपकी तनख्वाह कट गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, हिसाब किताब बराबर हुआ। दोस्त मैं एक चीज कहूंगा, उसी दिन मैंने माइंड बना लिया था कि अब कुछ भी हो जाए अब मैं नौकरी नहीं करूंगा। वो दिन का वो दिन। और मैंने पूरी तरह दिमाग के अंदर चले, नौकरी करता था बट नौकरी नहीं करता था। फिजिकली होता था पर मेंटली नहीं होता था। सिर्फ एक ही चीज 24 घंटे घूमती रहती कि मुझे अब यहाँ पे काम नहीं करना। और उसी समय सिद्धार्थ सर की एक वर्कशॉप हो रही थी जिम कॉर्बेट के अंदर, एसबीसी। और मनोज सर का इधर से था ही फोर्स था कि नहीं जी चलना है चलना है चलना है। और हम जो है उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर चले गए। 1 महीना पहले ही एप्लीकेशन दे दी, कोई किंतु परंतु लेकिन ना हो, इसलिए मैंने जॉब में, क्योंकि मैं काम करता था ईमानदारी के साथ, कोई भी काम करता हूँ ईमानदारी के साथ करता हूँ। तो 1 महीने पहले ही मैंने एप्लीकेशन दी, मुझे जी फला फला डेट को जाना है, और मैं चला गया। जो वहां से लौट के आया तो डिसीजन हो चुका था कि नहीं अब नहीं करनी। मैंने आके रिजाइन दे दिया कंपनी में, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, जी मार्च से पहले कुछ नहीं होता, चुपचाप जैसे हो वैसे ही काम करो। कोई बात नहीं, मार्च हो गया, मार्च में भी कोई बात नहीं, जीत नहीं, अप्रैल निकल गया। मैंने जी 30 अप्रैल को स्पेशली फोन किया, मैंने कहा जी कल से नहीं आऊंगा मैं इतना भर चुका था, सोच के देखिए इतना भर चुका था। मैंने कहा मैं कल से अब नहीं आऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है ओके। चलो जी, मैं वहां से एक एक मई 2014 से मैंने जॉब पे जाना बंद कर दिया। दोस्तों आप सोच के देखिए, जब 20 साल नौकरी की, वहां से कभी कहीं घूमने फिरने का नाम और निशान नहीं। सोच के देखिए। और मैंने 14 में इस वेस्टीज के अंदर पूरी तरह अपने आप को डाला, तो 15 में मेरे पास फोन आ गया, एक बहुत अच्छी सी प्यारी सी आवाज में, सर अपना पासपोर्ट हेड ऑफिस में जमा करा दो। अब पासपोर्ट कहाँ से जमा करो, पासपोर्ट तो तब जमा कराऊं जो पासपोर्ट हो। तो मैं एक ही चीज कहूंगा, जितने भी साथी सुन रहे हैं, जिन लोगों के पास अभी तक पासपोर्ट नहीं है तो प्लीज अपना पासपोर्ट बनवा लीजिए। तो मैंने कहा कि मैम अभी पासपोर्ट तो है नहीं। तो उन्होंने कहा कि सर कोई बात नहीं, आप फिर इस ट्रिप पे तो नहीं जा सकते, अब नेक्स्ट ट्रिप के लिए आप तैयारी करिए। तो वो 2015 की मेरी ट्रिप वहां से नहीं हो पाई क्योंकि पासपोर्ट नहीं था। पर मैं 2016 के अंदर इंडोनेशिया बाली ट्रिप जा रहा था, मैं उसके अंदर गया क्योंकि वो पहले से मैं पासपोर्ट वगैरह सब कुछ रेडी, बहुत एक्साइटेड था। कभी प्लेन तो छोड़ो, एयरपोर्ट भी नहीं गया था, ये मैं आपको बता। हाँ, गुड़गांव जाता था तो डेफिनेटली हवाई जहाज उड़ते हुए तो बहुत देखे थे, बट नीचे से, ऊपर से नहीं। तो 2016 के अंदर मैं पहली बार इंडोनेशिया बाली गया। रियली बहुत ही अमेजिंग ट्रिप था, नेचर के करीब है, बहुत अच्छा है बाली, उसको घूम के आए। उसके बाद 2017 के अंदर मैं अबू धाबी यूएई घूम के आया। 18 के अंदर पटाया थाईलैंड घूम के आया। और 19 के अंदर स्टार क्रूज मलेशिया घूम के आया। और 2020 कोरोना। अब तो सिर्फ इंतजार है जब ये चीजें नॉर्मल हो तो फॉरेन ट्रिप पे जाए। तो जी हाँ, ऐसा मेरे ख्याल से जितने भी साथी है सबको ऐसे ही लग रहा होगा, खासकर वेस्टिजियंस को, कि भैया ये कोरोना बीच में कहाँ से आ गया। अच्छा खासा साल में एक बार दो बार ट्रिप पे जाते थे, ये कोरोना बीच में कहाँ से आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी एक बार कई बार एंजाइटी होती है, नहीं यार क्योंकि आप लोग भी अपने परिवार के साथ रहते हो, ये भी कितनी भी अच्छी हो, फिर भी कई बार लगता है ना कि हाँ यार घूम के आना चाहिए था। चलो अदरवाइज मत लेना, जिस पार्ट ऑफ जो।
चलिए इस तरीके से मैं फॉरेन ट्रिप घूम के आया। वहाँ पे देखो जी, आप तो होते हैं, आपके अपलाइन होते हैं, बट उसके साथ-साथ मैनेजमेंट भी आपके साथ होता है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सोच के देखिए यार, 2000 से भी ज़्यादा करोड़ की कंपनी के मालिक आपके साथ होते हैं। तो ये बड़ा मज़ेदार ट्रिप रहे और डेफ़िनेटली अभी प्लान तो बन गया है, ये सब चीज़ें नॉर्मल हों तो डेफ़िनेटली हम भी बीवी के साथ जाएँगे पर्सनल ट्रिप पे, वो भी कहाँ? आपको याद है, बिल्कुल जाएँगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से मैंने 2 गाड़ियाँ परचेज़ करी। जब बाली से उधर से घूम के आए लौट के, तो पहली कार मैंने महिंद्रा की हुई, उसमें नई-नई लॉन्च हुई थी कार, वो मैंने परचेज़ करी। अभी लास्ट ईयर मैंने एस क्रॉस परचेज़ करी। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाई। अभी मैंने ग्रेटर नोएडा के अंदर एक प्रॉपर्टी घर परचेज़ किया है अरिहंत अंबर के अंदर। तो ये बहुत आसान भी नहीं है और मैं कहता हूँ बहुत मुश्किल भी नहीं है। ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर मैंने कर लिया है तो बाकी दुनिया में लोग नहीं कर सकते। सब कुछ पॉसिबल है हाँ, बट उसके लिए न कस लगातार आपको सोचना पड़ेगा। जैसे कि अभी मेडिटेशन में बता रहे थे, हमने एक बात बताऊँ जब इस बिज़नेस के अंदर आए, तो नौकरी को जब क्विट कर दिया, आप सोच के देखिए, क्विट करने के बाद जो स्थिति होती है ना रियली, बड़ी ज़बरदस्त होती है। क्या होता है धीरे-धीरे आपके पास फंड खत्म हो जाएगा जो भी फंड हमारे पास तो ऐसा कुछ था भी नहीं और हम इसमें आ गए थे। और धीरे-धीरे जब आपके पास कमी हो जाती है पैसे की और बिज़नेस करना होता है, तो उस समय जो हमारा दिमाग होता है, जो स्टेट ऑफ माइंड उस समय आपका होगा, वो कमाल का होता है। अगर आपने आपके सामने ऐसी सिचुएशन आई और आपने सोच लिया कि मुझे क्विट करना है, वापस अपनी उसी दुनिया के अंदर जाना है, तो डेफ़िनिटली आप वापस से पहुँच जाएँगे। बट अगर आपने सोच लिया कि मुझे तो सिर्फ वेस्टेज से ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे कामयाब होना है तो वेस्टेज में ही होना है, तो दोस्त आप वेस्टेज के अंदर कामयाब हो जाएँगे। मैंने जब जॉब को छोड़ा, धीरे-धीरे हमारे सामने क्राइसिस भी आने शुरू हुए। बहुत सारे ऐसे-ऐसे चैलेंज आए, पैसे नहीं थे। एक बार तो होली मनाने के लिए मेरे बच्चे को गुजिया बहुत पसंद थी, बट गुजिया बनाने के पैसे नहीं थे। आप सोच के देखिए। उसकी गुल्लक में 200 ₹250 निकले थे, उससे ही कुछ सामान लाके गुजिया बनाई थी। कई बार मनोज सर से बहुत इन चीज़ों को बात भी करते थे, नॉट शिकायत सिर्फ डिस्कस करते थे, सर ऐसी-ऐसी सिचुएशन है क्या करूँ? तो एक ही चीज़ कहते थे कि इस गरीबी को ना एन्जॉय कर लो, क्योंकि दोबारा जीवन में ये गरीबी आने वाली नहीं है। तो एब्सोल्यूटली बिल्कुल सही कहते थे, मैंने ब्लाइंड फेथ किया। ये बिज़नेस देखिए विश्वास का है और विश्वास करना किस-किस पे है ये मैं आपको बता देता हूँ। विश्वास करिए अपने अपलाइन पे। जो सच्चा ईमानदार अपलाइन है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे भगोड़े भी होते हैं। उनके चक्कर में मत पड़िए वरना वो बेड़ा गर्क कर देंगे। तो सच्चे ईमानदार आप अपलाइन के साथ अपना बिलीव बनाइए, विश्वास करिए और दूसरा कंपनी पे, ऑर्गनाइज़ेशन पे विश्वास करिए। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, खुद पे विश्वास करिए और ये बिलीव ही आपको इस बिज़नेस के अंदर कामयाब बना देता है। मेरे के अंदर कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं थी। मैं मेरी जो दिनचर्या होता था एक स्क्रीन होती थी सामने कंप्यूटर की और मैं पूरे दिन पब्लिक डीलिंग मेरे पास नहीं थी। लोगों से मैं डील नहीं करता था। क्योंकि सिर्फ नीड थी, ज़रूरत थी, मजबूरी थी कि मुझे अपनी ज़िंदगी को बदलना है। इसलिए मैंने वो सारी चीज़ों को किया जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मुझे लोगों से आज भी मैं आपको बताऊँ बहुत ज़्यादा मैं टॉकेटिव नहीं हूँ। मैं लिमिटेड बात करता हूँ। मैं आज अगर आप वेस्टीज हटा दो तो शायद मैं आपसे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल और ये वो मैं बातें नहीं करता। मैं सिर्फ़ काम की बात करता हूँ, बहुत ज़्यादा इधर-उधर की बातें करना मुझे आज भी अच्छा नहीं लगता है। और अगर मौका मिलता है तो मैं शांत रहने में भी मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। पीस ऑफ माइंड मुझे चाहिए होता है और धीरे-धीरे मैं आपको बताऊँ वो सारी चीज़ों में आप पहुँच जाते हो जिन चीज़ों को आप चाहते हो। एज़ ऑन टुडे अगर मैं बात करूँ ये प्रॉपर्टी तो मैंने लेके डाल दी है। एज़ ऑन टुडे मैं बात करूँ तो अभी मैं द्वारका के अंदर रहता हूँ। द्वारका सेक्टर 9 के अंदर जो बहुत ही सुंदर बिल्कुल नेचर के करीब बहुत ही हरियाली, ग्रीनरी है। वहाँ पे मैं रहता हूँ बहुत ही पीस ऑफ माइंड किसी तरीके की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, एकदम एन्जॉय कर रहा हूँ लाइफ़ को।
गाड़ियाँ मैंने यहाँ से परचेज करी, फॉरेन ट्रिप किया, इतनी सारी चीज़ें। अभी भी हमारे परिवार के अंदर कोई भी विदेश नहीं गया, ये ध्यान रखिएगा, कोई भी विदेश नहीं गया। मैं अपने परिवार का इकलौता पहला बच्चा हूँ, जो विदेश गया हूँ। किसी के पास अभी पासपोर्ट भी नहीं है, आप सोच के देखिए। तो ये सब चीज़ें आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हो, बट आपको क्या सही डायरेक्शन मिले, सही ऑर्गेनाइजेशन मिले, तो आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हो। और आप बिलीव करिए, वेस्टीज के अंदर तो आज हज़ारों लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया है। यहाँ पे देखिए, मैं पहले मैंने कई बार लोगों के मन में आता है यार पता नहीं यहाँ से आमदनी कितनी आएगी, क्या आएगी, और कई बार लोगों के 100, 150, 200 रुपए का चेक आता तो उनका मन करता है यार क्विट कर जाओ। भाई क्विट करने का बिजनेस नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, जीवन में जितना समय आपको आगे जाने में लगा उतना ही समय वापस आने में भी लग जाएगा। यार मेरे अगर आगे बढ़ जाते तो कामयाब नहीं हो जाते, क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी दिक्कत नहीं है। 158 रुपए का चेक आया था, जब लोगों को बताया तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, अड़ोसी पड़ोसी सड़ोसी सबने मजाक उड़ाया। क्या हुआ? आज भी काम नहीं कर रहे। इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोगों के अंदर कई बार माइंड के अंदर आ जाता है यार पता नहीं इसने मना कर दिया, दोस्त ने मना कर दिया तो ये होगा कि नहीं होगा, पड़ोसी ने मना कर दिया होगा कि नहीं होगा, रिश्तेदार ने मना कर दिया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई खास फर्क, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताऊं, ठेंगा फर्क नहीं पड़ता। 158 रुपए का चेक था, लोगों को बताया, लोगों ने मजाक बनाया, मना कर दिया। साले नहाते नहीं है क्या? सब नहाते हैं, फिर भी वेस्टीज का साबुन नहीं लगाया। हमारे घर में 158 रुपए आए। मुझे ये बात समझ में आ गई थी, पहले किसी भी लाला के दुकान से सामान लाते थे, कुछ भी नहीं मिलता था, बट यहाँ 158 रुपए तो आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे काम करना शुरू किया, दूसरे महीने का चेक था मेरे 408 रुपए का, तीसरे महीने 2673 रुपए का, और उसके बाद हमारा एक्सीडेंट भी हो गया। मैं नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर में चला गया, कोई बात नहीं। जब आया जी सिल्वर किया, 18,000 का चेक था, और पार्ट टाइम करते हुए उसमें मेरी 1 साल की इनकम थी 85,000 रुपए। दूसरे साल में आपको बताऊं 30,000 रह गई। क्यों पता आपको? ये इसलिए रह गई क्योंकि जब किसी आप नौकरी वगैरह के अंदर काम कर रहे होते हैं और उनको अगर पता चल जाए कि आप कुछ और करते हैं तो आप पर प्रेशर बढ़ा देते हैं। बट ये साल मेरे लिए बड़ा बहुत बढ़िया था। ये मेरे डिसीजन मेकिंग ईयर था। मैंने डिसीजन लिया क्विट करना, नौकरी नहीं करनी। प्रेशर बढ़ा, कोई बात नहीं, अब हम नौकरी नहीं करेंगे, बिजनेस ही करेंगे। और वहां से मेरे 30,000 इनकम हुई, मैंने फिर फुल टाइम करना शुरू किया। 3,28,000 रुपए की इनकम थी। लगभग मैं वहां पे नौकरी कर बराबर पहुंच गया था। फिर हमने नेक्स्ट ईयर काम किया 7,92,000। नेक्स्ट ईयर फिर काम किया 11.5 लाख पे पहुंचे, फिर जी 11 लाख, 11.5 लाख, फिर जी 15-16 लाख पे पहुंचे। अभी लास्ट ईयर भी हमारा 14-14.25 लाख रुपए का था इनकम। अब आप देखेंगे कोरोना चल रहा, फिर भी मैं यहाँ से 8 लाख रुपए कमा चुका हूँ इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। सोच के देखिए यार, अगर मैं नौकरी के अंदर होता तो क्या होता? अभी भी घर पे बैठा देते वो, कहते भाई साहब विदाउट पे कर देते, जब जरूरत होगी तो बुला लेंगे। बहुत सारे साथियों के साथ हो रहा है। या फिर वो दूसरी कंपनी, अगर दूसरी नौकरियां ढूंढने के जा रहे हैं, तो ये सब चीजें यहाँ पे एक सिक्योरिटी है। यहाँ पे आपको जिंदगी के अंदर एंटरटेनमेंट है, आप कुछ नया कर सकते हैं, लगातार आप अपने आप को रिचार्ज रख सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे जो है, जो अमेजिंग है, जो बाहर आपको नहीं मिलती है। और इसके लिए देखो, मैं एक ही चीज कहूंगा, कोई और जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ एक ही जो हमारे कंपनी के लिए, मैं तो यही कहूंगा यार, ये भगवान है। ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जो तीनों लोग संभालते हैं इस पूरे इंडिया को, और हम पूरे वर्ल्ड को संभालने के लिए तैयार हैं। ये जो चीजें हैं, अगर आपके पास सपने हैं, अगर आपके पास सपने हैं, तो हमारे पास ये मैनेजमेंट है जो आपके जो ड्रीम्स हैं उनको हकीकत में बदलने की क्षमता रखता है। तो ड्रीम्स नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी तरह अगर ड्रीम्स आप नहीं देखते कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ देखना शुरू कर दीजिए। अगर आप कुछ करना चाहते हो, बड़ा करना चाहते हो, तो सोचिए सोचिए। आप सोचेंगे तो डेफिनेटली आपके बार बार कुछ ना कुछ बनाइए, अपना नोट डाउन करिए। जैसे शर्मा जी बता रहे थे कि हाँ स्क्रिप्ट लिखना शुरू करिए, जो भी आपको अच्छा लगता है यार उसको लिखना शुरू करिए, और देखिए फिर कैसे चमत्कार होते हैं। हमारे साथ मैनेजमेंट है, वेस्टीज का मैनेजमेंट एक अनुभवी मैनेजमेंट है, जो आपके हर सपने को पूरा करने की क्षमता रखता है। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे बताइए, वेस्टीज के अंदर 16 साल के अंदर आप सोच के देखिए कितने सारे लोग हैं जो लाखों रुपए की आमदनी कमाते हैं, और कोरोना में भी लाखों रुपए की आमदनी कमाते हैं, बल्कि बढ़ते हुए क्रम में कमाते हैं। देखिए सोच के, इतने सारे लोग हैं, लोगों के पास गुजारे के लिए नहीं, पैसे नहीं है, लोग यहाँ पे कारें खरीद रहे हैं। और वो भी कारें नहीं खरीद रहे हैं, बड़ी बड़ी कारें, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी जैसी कारें खरीद रहे हैं। तो ये सब चीजें, एवरीथिंग पॉसिबल इन द यूनिवर्स। अगर आप जैसा सोचते हो वैसे ही दुनिया के अंदर आपके सामने हो जाएगा। तो इसलिए विश्वास रखिए, आप जिस भगवान को भी मानते हैं, जिस ईश्वर को भी मानते हैं, उसका तहे दिल से धन्यवाद करिए कि आप जिंदा हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि
आप वेस्टीज में हैं, और जो नहीं है उनको लाना है, क्योंकि ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता है। वैकेंसी ओपन है, आप लाख के लिए भर्ती करना चाहें लाख के लिए करिए, 10 लाख के लिए भर्ती करना चाहें 10 लाख के लिए करिए। अभी टीवी पे मैं देखता हूँ कई बार, अगर थोड़ा सा वक्त मिलता है थोड़ा सा देखता हूँ न्यूज में, कहीं वो रेलवे में नौकरी है, तनख्वाह कितनी है, 15,000 से लेकर 30,000 तक। अब सोच के देखिए, इंजीनियरिंग किए हुए बच्चों के भी तनख्वाह वहां देखता हूँ तो 30,000 से 40,000 50,000 तक। यार इधर तो कोई बात ही नहीं आता। या तो एक, अगर आप वेस्टीज के अंदर आए हो तो पहला सपना बना लो भाई, 1 लाख रुपए से ज्यादा महीना कमाना है, क्योंकि 2020 चल रहा है, इससे भी नीचे आपका गुजारा नहीं होना, आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे अपना सपना बना लें, एटलीस्ट 6 फिगर में इनकम चाहिए चाहिए। बड़ी गाड़ी का भी घर बना लें, घर का भी सपना बना लें, घूमने फिरने का सपना बना लें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोगों की जिंदगी बदलने के लिए सपना बना लें। तो अभी शर्मा जी बता रहे थे, कल आई थिंक हमारे संत कुमार पांडे जी सेशन में आए थे, वो हमारी टीम के अंदर है। सोच के देखिए, एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाला व्यक्ति आज इतना सक्सेसफुल हो सकता है। दूसरा हमारा मिथिलेश कुमार है, एक सोच के देखिए, साइकिल पे बिजनेस को शुरू किया था, कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो ये सब चीजें हैं, आप बहुत सारे लोगों की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और बेहतरीन शानदार मैनेजमेंट है जिसकी बदौलत जैसे आसानी से हो जाती है। सिर्फ आपने क्या करना है, फील्ड में काम ही तो करना है, आपको कौन सा फैक्ट्री चलाना। तो ये सब चीजें हैं, बढ़िया आसान काम आपके पास है, सारा का सारा जो मुश्किल काम है सारा का सारा वेस्टेज मैनेजमेंट ने अपने पास ले रखा है। प्रोडक्शन से लेके एवरीथिंग, सब कुछ आपके खुद पे ले रखा है। सिर्फ हमें 2 काम करने हैं, ध्यान रखिएगा, एक तो खाना है और दूसरा लोगों को बताना है। अपनी दुकान बदलनी है और दूसरे की दुकान बदलवानी है, और लाखों रुपए यहाँ से आप कमा सकते हो। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच राजीव भाई, थैंक यू सो मच। बहुत ही कम शब्दों में और इफेक्टिव तरीके से आपने आज बताया कि वेस्टेज हमें क्यों करना है, और नौकरी करनी है लेकिन नौकरी के चंगुल में नहीं फंसना है। अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। और आज सभी लोगों ने कुछ ना कुछ यहाँ से सीखा होगा, लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी लोगों की तरफ से। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, आपने मॉर्निंग में अपना समय दिया और हम लोगों के लिए समय निकाला। बहुत थैंक बहुत यू सर, थैंक धन्यवाद। यू सो मच।